हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देना है परिचय। इल्तुतमिश इल्बर जाति का तुर्क था। उसका पिता इलक खां एक कबायली सरदार था। इल्तुतमिश जो था वो एक इल्बर जाति का तुर्क था, यानी कि एक टर्की व्यक्ति था, और उसका पिता जो था इलक खां वो एक कबायली सरदार था। उसका राजनीतिक जीवन ऐबक के दास के रूप में प्रारंभ हुआ, यानी कि वो एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। लेकिन मोहम्मद गौरी की अनुशंसा पर ऐबक ने उसे दासता से मुक्त कर दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी के कहने पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया। आगे चलकर ऐबक ने अपनी एक बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। दिल्ली के शासक बनने पर ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया, जो कि उस समय एक महत्वपूर्ण पद था। यानी कि आगे चलकर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था। और दिल्ली का शासक बनने पर यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना था तब उसने बदायूं का प्रशासक इल्तुतमिश को बना दिया था, और उस टाइम ये एक महत्वपूर्ण पद था। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ और शक्तिशाली रूप प्रदान किया। यानी कि अपनी प्रतिभा, योग्यता और प्रतिभा के बल पर उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ और शक्तिशाली रूप प्रदान किया था। इल्तुतमिश की उपलब्धियों को समझने के लिए अथवा दिल्ली सल्तनत के प्रति उसके योगदान का मूल्यांकन करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए जो इल्तुतमिश के राज्यारोहण के समय प्रस्तुत थी। यानी कि जब इल्तुतमिश का राज्यारोहण हुआ था तो उस टाइम कौन कौन समस्याएं थी, इसकी उपलब्धियों को जानने से पहले ये चीज़ जानना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश के समक्ष निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। देखिए, पहला नंबर है विरोधी सामंत, विशेषकर कुतबी और मुइजाजी सामंतों का दमन। ठीक है, यानी कि कुतबी और मुइजाजी सामंतों का दमन हुआ था। अपने प्रतिद्वंदी यल्दोज और कुवाचा का दमन किया था इन्होंने। राजपूताना और बंगाल के उपद्रव और विद्रोह का दमन, मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा, सल्तनत के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण। तो ये टोटल 5 पॉइंट है, आप लोग को याद रख लेना है। देखिए, उसकी 25 वर्षीय शासनकाल में इन सभी समस्याओं का समाधान हुआ। इस काल को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। उसने टोटल 25 वर्ष शासन किया था और इन शासनकाल में सभी समस्याओं का समाधान हुआ था। इसको 3 चरण में विभक्त किया जा सकता है। अब पहला चरण पढ़ते हैं। प्रथम चरण 1210 से 1220 तक रहा, जबकि उसने अपने विरोधी और प्रतिद्वंदियों का दमन किया। प्रथम चरण जो था वो 1210 से लेकर 1220 तक था, और इसमें उसने अपने प्रतिद्वंदी और विरोधी का दमन किया था। सर्वप्रथम उसने उन सामंतों की शक्ति को कुवाचा जो गद्दी पर उसके अधिकार का विरोध कर रहे थे, उनमें अधिकतर कुतबी और मुइजाजी सामंत थे। यानी कि इसने सबसे पहले अपने विरोधी सामंतों का दमन किया, जो विशेषकर कुतबी और मुइजाजी सामंत थे, और जो इस आधार पर इल्तुतमिश के विरोध हो रहे थे कि वो एक दास का भी दास है, और वो चाहते थे कि वो गद्दी पे ना बैठे क्योंकि वो एक दास का भी दास था। दूसरा चरण 1221 से 1228 के बीच है। इस काल का आरंभ एवं अंत गंभीर संकट के साथ हुआ। जब चंगेज खां अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ पहुंचा, चंगेज खां और ख्वारिज्म के राजकुमार मंगमर्णी का पीछा करता हुआ वो आया था, जो कि इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता का आकांक्षी था। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए मंगमर्णी का कोई सहायता नहीं दी। देखिए, दूसरा चरण था 1221 से 1228 के बीच। ठीक है, इस काल का आरंभ और अंत गंभीर संकट के साथ हुआ। देखिए, जब चंगेज खां अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ पहुंचा था, चंगेज खां और ख्वारिज्म के राजकुमार मंगमर्णी का पीछा करता हुआ वो आया था। चंगेज खां एक मंगोल था इसका, और ख्वारिज्म के राजकुमार मंगमर्णी का पीछा करता हुआ आया था। वो आया था कि इल्तुतमिश जो है वो मंगोलों के विरुद्ध इनके हेल्प करेंगे, लेकिन इल्तुतमिश ने कूटनीति का सहारा लिया और मंगमर्णी की कोई सहायता नहीं दी। देखिए, तीसरा चरण 1229 से आरंभ हुआ और 1236 में समाप्त हुआ। तो ये लोग आप ये याद रखिएगा कि कब स्टार्ट हुआ, 1229 से
1236 में ख़त्म हुआ। इसमें इल्तुतमिश ने राजपूताना की समस्या का समाधान किया। जो राजपूतों की समस्या थी उसका समाधान किया था और प्रशासन तंत्र को सुव्यवस्थित किया। राजपूताना का क्षेत्र ऐबक के शासनकाल के से ही विद्रोह और उपद्रवी का केंद्र बना हुआ था। जो राजपूताना का क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोही एवं उपद्रवी का केंद्र बना हुआ था, जहाँ राजपूत सरदार तुर्कों की सहायता का अंत करने के लिए संघर्ष घिरे हुए थे। यानी कि जो राजपूत थे वो चाहते थे कि टर्की की सत्ता का अंत हो जाए। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ। इल्तुतमिश की क्या क्या उपलब्धियाँ थी। पहली उपलब्धियाँ हैं इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच संघर्ष। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। आपको पता है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और फिर उन्होंने अपनी एक बेटी का विवाह इनसे कर दिया, तो इससे दामाद भी हो गया। तो आगे देखते हैं। जबकि आराम शाह के बारे में कहा जाता है कि वो ऐबक का पुत्र था और जो आराम शाह थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे और आराम शाह शासक के रूप में काफ़ी अयोग्य था, यानी कि वो एक योग्य शासक नहीं बन सकता था। इस कारण ऐबक ने अपने पुत्र को शासक नहीं बनाकर अपने दामाद को शासक बनाना चाहता था। अतः ऐबक के मृत्यु के बाद जब इल्तुतमिश शासक बना तो सर्वप्रथम उसे आराम शाह से संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में इल्तुतमिश ने आराम शाह को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी। देखिए, जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने, यानी कि मानिए कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, तो ये तो लड़ाई करेंगे कि मेरे को शासक की गद्दी चाहिए, तो इसीलिए दोनों में झगड़ा हो गया था। इसी वजह से इल्तुतमिश ने क्या किया कि आराम शाह को बंदी बना लिया और उसकी हत्या भी कर दी। दूसरा देते हैं मंगोल का आक्रमण। अब मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। मंगोल विजेता चंगेज खां अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ पहुंचा। यानी मंगोल विजेता जो था चंगेज खां वो सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ पहुंचा था। यह राजकुमार मंगमर्नी का पीछा करते हुए आया था। मंगमर्नी ने इल्तुतमिश से चंगेज खां के विरुद्ध युद्ध में सहायता मांगा। मंगमर्नी ने इल्तुतमिश से क्या कहा था कि मुझे युद्ध में चंगेज खां के विरुद्ध सहायता चाहिए, लेकिन कूटनीति का सहारा लिया और राजकुमार मंगमर्नी की सहायता नहीं किया। तीसरा पॉइंट है राजपूतों के साथ संघर्ष, यानी कि राजपूतों से संघर्ष करना पड़ा था। राजपूतों का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोह का केंद्र था। यानी कि राजपूत का जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोह का केंद्र था। इस कारण से जब इल्तुतमिश दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष भी राजपूतों से संघर्ष की समस्या बना रहा। जब इल्तुतमिश भी दिल्ली पर बैठा था तो उसके समक्ष भी राजपूतों से संघर्ष का समस्या बना रहा। अतः इल्तुतमिश ने कई राजपूतों से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। इल्तुतमिश जो थे उन्होंने कई राजपूतों से युद्ध किया था और अपनी सत्ता को मजबूत बनाया था। फोर्थ पॉइंट है सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक। देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है और अगर ऐसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक आएगा तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो गजनी के शासक यल्दोज, मुल्तान के शासक ख्वाजा और बंगाल के खिलजी उसके विरुद्ध थे। देखिए, जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का गद्दी पर बैठा था तो गजनी के शासक यल्दोज, गजनी में उस टाइम किसका राज था? यल्दोज का। मुल्तान के शासक ख्वाजा और बंगाल के खिलजी इनके विरुद्ध थे। इसके अलावा राजपूतों से युद्ध और मंगोलों के आक्रमण का भय था। ऐसे में दिल्ली सल्तनत को बचाना बहुत कठिन कार्य था, परंतु इल्तुतमिश ने अपने विजय से इसकी रक्षा की और सत्ता को मजबूत बनाया। ठीक है, अब हम लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक योग्य शासक था। इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का एक योग्य शासक था। वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा।